फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाली हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था। तो देखिए, इसमें पूछ रखा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए संवेदनशील अवधि। ठीक है, सर्वाधिक सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? तो कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी आयु कितनी होती है? 2 से लेकर के 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो देखिए, इसमें पूछ रखा है लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था। तो अगर हम बात करें प्रसुप्ति अवस्था, तो ये तो आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन सी में दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये प्याजे की थर्ड स्टेज है, तो ये भी कोहल वर्ग के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन कट। उसके बाद में उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो कि कोहल वर्ग की जो नैतिक विकास की अवस्था है उसमें से एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दे रखा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो देखिए, जब हम किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं दूसरे पक्ष की अपेक्षा, तो वहाँ पर क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर पक्षपात। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर पक्षपात यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देना जेंडर के बेस पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली? तो देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करिएगा। इसमें पूछ रखा है कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें पूछ रखा था जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए। ठीक है, तो कैसे कम होगी? जब हम जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि देखिए बी में क्या दे रखा था? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी एक पक्ष मतलब जब हम किसी एक विशिष्ट पक्ष को महत्व देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप आपका होता है। तो ये तो आपका गलत था। ठीक है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, तो यानी हम क्या कर रहे हैं? लड़कों और लड़कियों के बेस पर अलग अलग जो है खेल समूह बना रहे हैं। तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो फिर से जेंडर स्टीरियोटाइप आ जाएगा आपका, तो ये भी कट। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करिए। देखिए क्या दे रखा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको जेबी वॉटसन, लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहल वर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सामाजिक संस्कृति। और इसकी बात कौन करता है? आपकी लेव वाइगोस्की। ठीक है, जो प्याजे हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं, दोनों ही बच्चे को क्या मानते हैं? जो है एक्टिव मानते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव विज्म है दोनों ही। देखिए, क्योंकि जो आपके वाइगोस्की है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, और जो जीन प्याजे है ये क्या है? आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है। दोनों ही लेकिन रचनावाद पर जो है अपना फोकस करेंगे। तो इसलिए ये भी बच्चे को एक्टिव मानेंगे और जीन प्याजे भी जो है बच्चों को एक्टिव मानेंगे, लिटिल साइंटिस्ट मानेंगे। ठीक है, मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था? ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु हैं।
के रूप में उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी बात करते हैं? SCL यानी समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए, जो जब बच्चा खुद से बातें करता है, ठीक है, यानी वाइगोत्स्की उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। जैसे कि बच्चा क्या करता है, जैसे कि इसमें दे रखा है आपको कि एक जो 5 वर्ष की नजमा है वो क्या कर रही है? स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा जो है कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे कि ये जूता जो है पूरा बन जाएगा। यानी बच्चा क्या कर रहा है? अपनी सोच को विनियमित कर रहा है। ठीक है, यानी वो खुद से बातें कर रहा है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, कभी कभी हम लोग भी बातें करते हैं खुद से कि अरे यार मैंने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये प्राइवेट स्पीच होती है, निजी वार्ता। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, जिसकी बात कौन करता है? आपके वाइगोत्स्की। तो ठीक है, और देखिए एक वर्ड इन्होंने और दिया, स्कैफोल्डिंग, जिसे कि पहाड़ या फिर ढांचा बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, एक ही नाम होगा स्कैफोल्डिंग, बट हिंदी में आपको बहुत अजीब अजीब से नाम देखने को मिलेंगे। तो जो है इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। तो देखिए ये क्या होता है? जब कोई बड़ा क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं सहयोग की बात हो नहीं रही है, इसमें तो बच्ची खुद से बातें कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्राइवेट स्पीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ या फिर ढांचा। ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है? सहयोग दे रहा है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर क्या कर रहा है? वो सहयोग दे रहा है या फिर संकेत दे रहा है किसी तरीके का, तो आपका क्या होता है? स्कैफ होल्डिंग, जिसके बारे में किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क, साध्यात्मक विचार। ठीक है, तो देखिए जो जीन प्याजे थे, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, पहले ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इसमें पूछ रखा है प्याजे की थर्ड स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो प्याजे थे उन्होंने 4 स्टेजेस दिए संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? SPCF यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और कॉन्क्रीट जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हम लोग, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है आपकी, इसमें क्या करता है? बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। जो उसके 5 सेंस होते हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, ठीक है, त्वचा, इसके थ्रू वो चीज़ों को सीखता है। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका एनिमिज्म हो गया, जीववाद हो गया। ठीक है, उसके बाद में इनरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी अनुत्क्रमणीयता होती है, बच्चा जो है चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण का जो है उसमें अभाव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, और भी होती है। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने जो है एक वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अगर स्टेज की बात करें, तो देखिए इसमें क्या है आपका कि जो बच्चा होता है वो CCS, ठीक है, जो क्वालिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके पास नहीं होती है, जो चीज़ें वो नहीं कर पाता है, वो क्या करता है आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो कर लेता है। जैसे कि कंजर्वेशन कर लेता है, संरक्षण कर लेता है, चीज़ों को अलग अलग बांट लेता है, यानी क्लासिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, और सीरिएशन यानी एक क्रम के अनुसार जो है उसको रख लेता है। तो ये तो आपका आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्याजे की थर्ड स्टेज जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और फॉर्मल की बात करें तो इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ें हो। ठीक है, अमूर्त चीज़ों का मतलब जो कि हमारे सामने दिखती नहीं है, उनके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, जैसे जो थ्योरम वगैरह होते हैं उनको वो सिद्ध कर लेता है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क होता है वो कर लेता है। ठीक है,
और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा तर्क भी कर लेता है, जो उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग है वो आ जाती है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती है बच्चे की, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपको प्याजे की फोर्थ स्टेज बिल्कुल अच्छी तरीके से जो उन्होंने दी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या चीज़ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या कौन कौन सी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, फॉर्मल में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में आप समझ लीजिएगा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो बच्चा अनुकरण करता है वो प्याजे के किस स्टेज में करता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्री ऑपरेशनल टिक करके आ गए थे। बट अगर आप देखोगे तो जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, ठीक है, 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है, यानी कौन से स्टेज में आएगा, वो सेंसरी मोटर स्टेज में। एक चीज़ और भी यहाँ पर आती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सारी चीज़ें ही आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए, अब आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा नहीं कर पाएगा, ये तो प्याजे की फोर्थ स्टेज में करेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो ये तो आपका कट हो जाएगा। संरक्षण, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि प्याजे की थर्ड स्टेज में बच्चा क्या कर लेता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दे रखा है पदार्थ स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये किस में आता है आपका, सेंसरी मोटर स्टेज में, जिसकी अवधि कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में प्रतीकात्मक खेल, तो सिंबॉलिक थॉट की बात आ गई, तो ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, जो कि 2 से 6 वर्ष आपकी होती है, ठीक है। एक बार जो इसकी अवधि है वो भी जो एज है वो भी ध्यान में रख लीजिएगा, SPCF, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 0 से 2 वर्ष होती है सेंसरी मोटर, 2 से 6 होता है आपका प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद में सेंसरी मोटर, सॉरी, जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष होती है, और जो फॉर्मल है वो 11 से 15 भी देखने को मिल जाता है, और इससे ज़्यादा भी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, उसके बाद में अनुबंधन, प्रबलम। तो देखिए, जो जीन प्याजे हैं आपके, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे का माइंड है उसमें क्या है, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखता है, ठीक है, संगठित वे में रखता है, जिसे क्या बोलते हैं, वो स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। यानी वो बताते हैं कि जो बच्चे का माइंड है उसमें क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस है, उसमें क्या है, वो उसने जो है चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में रखा है। जैसे कि आप अलमारी में कपड़े रखते हो ना, कि इस बॉक्स में जो है इधर शर्ट रहेगा, इधर जो है सारे पैंट रखेंगे, तो इसी तरह जो बच्चे का माइंड है उसमें भी क्या किया है, उसने सारी चीज़ों को संगठित करके रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्कीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवलोकन अधिगम की बात ये करते नहीं है, ठीक है, अनुबंधन कंडीशनिंग की बात भी ये नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि आपका यहाँ पर राइट है, स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उसके बाद में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए, उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करना, ऐसी चीज़ें आपकी गलत होती है, बच्चों को नामांकित नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट क्योंकि दे रखा है प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर ऑप्शन ए और बी की बात करें तो इसमें दे रखा है विद्यार्थियों के लिए श्रेणियां निश्चित करना, तो नहीं, हमें श्रेणियां निश्चित नहीं करनी है, ठीक है। ये भी तो आपका एक तरीके से वही आ गया कि नामांकित करना, ठीक है। तो ये भी आपका कट, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, इसमें क्या है, बच्चा आपका एक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसकी जो भ्रांतियां हैं उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर महत्व दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे अधिगम में भी हेल्प करेंगी, लर्निंग में भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। उसके बाद में दे रखा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विषयक है। उसके बाद में दे रखा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखिए, जो आपके
हावर्ड गार्डनर थे, ठीक है। हावर्ड गार्डनर थे, उन्होंने क्या किया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी बहुबुद्धि का जो है उन्होंने सिद्धांत दिया। उसमें क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो बुद्धि है वो विभिन्न प्रकार की होती है। इन्होंने कितने टाइप की बुद्धि दी है, हालांकि इन्होंने तो 14 से 15 जो है 12 से 13 टाइप की जो बुद्धि है वो दी है, बट जो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो 8 टाइप है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो 8 टाइप दिया हुआ है, तो आपको यही ध्यान में रखना है, 12-13 टाइप पे आपको नहीं जाना है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, बहुबुद्धि के बारे में बताइए, तो मैंने आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए, बहुबुद्धि, ठीक है, यानी बहुत सी प्रकार की बुद्धि, ठीक है। विभिन्न प्रकार की बुद्धि की बात करेंगे तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सॉरी स्टैंडर्डाइज परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, तो नहीं, ये भी आपका गलत है। क्यों, अब देखिए, अगर मान लीजिए दो बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। अब हम क्या किए कि कोई सब्जेक्ट लिए, ठीक है, इसको जो है इंग्लिश ज़्यादा आती है और इसको क्या है, हिंदी ज़्यादा आती है। तो अगर मैंने जो है इंग्लिश में सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की, तब तो इस बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये क्या करेगा जो है, अगर मैं इससे कोई भी क्वेश्चन करूंगी तो वहाँ पर ये इसका आंसर दे देगा। बट जो हिंदी वाला बच्चा है उसको तो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो यहाँ पर उसके जो मार्क्स है वो तो कम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो जिसको समझ में आएगा वही तो आंसर देगा। बट अगर सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी में जो है दे रही हूँ, तो वहाँ पर ये जो हिंदी वाला बच्चा है वो चीज़ों को समझ जाएगा और वहाँ पर वो उसका आंसर दे देगा, ठीक है। बट इंग्लिश वाला बच्चा यहाँ पर जो है नहीं दे पाएगा। दोनों को चीज़ें आ रही हैं, बट चेंज किस में कर दिया मैंने, लैंग्वेज में, ठीक है। यानी बुद्धि जो है ये क्या है, आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से नहीं माप सकते हम इसे, क्योंकि दोनों बच्चे में जो है बुद्धि थी। अब ऐसा थोड़ी कि इसमें 30 की जो है, सॉरी 80 की जो है आईक्यू है, और हम बोल देंगे कि इस बच्चे में जो है 30 की ही आईक्यू है, क्योंकि इसने जो आंसर नहीं दे पाया। नहीं, दोनों में बस लैंग्वेज चेंज कर दिया हमने, इसलिए वो आंसर नहीं दे पाया। तो इसे हम सटीक रूप से नहीं माप सकते, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति के अंदर जो है कितनी बुद्धि है। बुद्धि को आप माप सकते हो, नहीं, ठीक है। तो देखिए बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक इकाई विषयक है। तो देखिए यहाँ पर तो एक बुद्धि नहीं है, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। तो बुद्धि क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जो कि बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट है, रूही हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो देखिए जब भी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचने की बात आए, तो वहाँ पर आपका कौन सा थिंकिंग हुआ, सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, जिसमें बच्चा मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर देता है। देखिए एक ही बिंदु से कई दिशाओं में सोचना, ये क्या होता है, आपका अपसारी चिंतन, जो कि आपका किसके अंदर आता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के अंदर जो है आपका आता है, ठीक है। तो रूही क्या कर रही है, एकाधिक यानी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पर वो कौन सी थिंकिंग जो है किस गुण को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचार, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो अभी मैंने बताया जो आपका अपसारी चिंतन है, ठीक है, अपसारी चिंतन है वो किसके अंदर आता है, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर, यानी सृजनात्मकता के अंदर आएगा, जिसमें बच्चा एक से अधिक जो है चीज़ों के बारे में सोच पाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अभिसारी आपका क्या होता है, जैसे कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएंगे, इसमें कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और जो है बताना रहता है कौन सा टिक सही है। तो इसमें कोई बच्चा एक पर टिक कर देता है, तो इसमें उसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी डेवलप हुई, वो उसने तो जो चीज़ें जान रखा है पहले से, उसी के बारे में जो जो उसको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर तुक्का मार के जो है किसी ऑप्शन पर टिक कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है। बट जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्या होती है, दिशाओं में, कई दिशाओं में बच्चा सोच पाता है, और ये जो है सही भी होती है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो है जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को ही बोल दें कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम विद्यालय छोड़ दो, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है। इस स्थिति को
जैसे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद में दे रखा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहना चाहिए। नहीं, प्रत्येक बच्चे में क्या है, प्रत्येक बच्चा जिज्ञासु है, प्रत्येक बच्चे में खुद की एबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि हम बोलते कि तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है, तो ऐसा तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ सीखेगा ही नहीं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। क्या दे रखा है आपका, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा वो बच्चे के लिए बना है, हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, सही हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना, ये भी आपका गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी जो है समावेशी क्लासरूम है, ठीक है, इसमें जो है सामान्य बच्चे हैं आपके, उसके बाद में ये जो ग्रीन डॉट में अभी बना रही हूँ ये क्या है, आपके विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा आपकी ये कहती है कि हमें सबको इंक्लूड करना है, एक साथ रखना है, और जो जैसे बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसी शिक्षा प्रोवाइड करनी है, ठीक है। समानता नहीं, देखिए समानता नहीं हमें देना है, ठीक है, हमें सम्यता का भावना रखना है, सम्यता। देखिए, अब आपकी सम्यता और समानता क्या होती है, दोनों को समझिए। समानता क्या है, हम बच्चों को, सभी बच्चों को जो है एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जो है जो बच्चा है उसको, जो जो आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा है और जो सामान्य बच्चा है उसको, उन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, बच्चे की जैसे नीड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक सामान्य बच्चा है और यहाँ पर जिसे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, मान लीजिए बच्चा जो है दृष्टि बाधित छात्र है, ठीक है, तो हमें इस बच्चे को तो शिक्षा देनी ही है, साथ में इस बच्चे की, जैसे ये दृष्टि बाधित छात्र है तो इसकी जैसी नीड है, इसको देखने में प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा क्लास में जो बोर्ड है उसके सामने बैठाएंगे इसको, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ा सा इसको बड़ी दिखे। तो हमें बच्चे की जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी है। तो सम्यता का भाव रखना है, समानता का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा था आपका कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो नहीं, तैयार ही नहीं करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित। तो देखिए, हतोत्साहित आपका करना, ये सारी चीज़ें करना, ये कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद में दे रखा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताइए आपको, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की यहाँ पर बात हो रही है, डिसलेक्सिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में चीज़ों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो क्या करता है, वाज को पढ़ेगा आपका सा, ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ेगा चीज़ों को गलत, वो लिखेगा भी गलत, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो जो उसमें ईशान अवस्थी थे उनको यही वाले प्रॉब्लम थे, डिसलेक्सिया, ठीक है, वो चीज़ों को उल्टा पढ़ते थे, ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें बच्चा जो होता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है चीज़ों को, यानी धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चे के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा आरटीए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, 2009, वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, किसका भाव में रखना है, सम्यता का, ठीक है, बच्चे की जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। व्यवहारवादी शिक्षा, तो इसकी बात तो ये करेंगे नहीं, ठीक है,
उसके बाद में दे रखा है अशक्त बच्चों के लिए एक सहानुभूति। तो देखिए हमें सहानुभूति नहीं रखनी है बच्चे के प्रति, ठीक है, तो ये भी आपका गलत। अधिकार आधिकारिक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये भी गलत। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, जो कि आपका क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो देखिए नहीं, संरचनावादी जो ढांचा है आपका उसमें अधिगम कभी भी यंत्रवत याद करना, तो आपका कभी भी रोट मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा ही नहीं देना है, तो ये आपका ऑप्शन कट। प्रबलन पर केंद्रित है, तो नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। अनुबंधन द्वारा अर्जित, तो देखिए अगर हम बात करें आपकी कंडीशनिंग की, तो ये जो है आपका संरचनावादी ढांचे के अंतर्गत नहीं आएगा, ये भी आपका गलत। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, इसमें क्या होगा, बच्चा आपका एक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, इसमें दे रखा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए आपका अनदेखा करना, ठीक है, उसको हतोत्साहित करना, ऐसा चीज़ आपकी निगेटिव वर्ड होते हैं, तो आपको ऐसे ऑप्शनों को पहले ही कट कर देना है, ठीक है। देखिए जो आपके टैग वर्ड है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिए, तो आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा एक बार, बट ध्यान रखिएगा टैग वर्ड का आप जब भी यूज़ करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करते टाइम ही यूज़ करते चले, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में दे रखा रहता है याद करने को हतोत्साहित करना, तो वहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट आपने पढ़ रखा है कि जो हतोत्साहित करना है वो तो निगेटिव वर्ड है, तो आप इसका जो टैग वर्ड है उसका यूज़ तभी कर पाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में क्वेश्चनों को सॉल्व किए रहोगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ करके ही जाइएगा, तभी आप टैग वर्ड का यूज़ करिएगा, वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं जो टैग वर्ड दिए गए थे जो है वो तो हमने सही यूज़ किए, फिर क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, तो देखिए इसी रीज़न की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है जो मैं बोलूँ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही टैग वर्ड का यूज़ करिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर टैग वर्ड का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो दंडित ऑप्शन की बात करें तो दंड नहीं देना है हमें बच्चे को, ठीक है। बच्चा क्या है, सीटेट के एग्जाम के लिए भगवान का रूप है, तो ये भी आपका कट, ठीक है। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि रोट मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है, तो ये भी आपका कट। उसके बाद में रखा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, जो कि क्या दे रखा है आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखिए यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की, ठीक है। छात्र केंद्रित बोल लीजिए, शिक्षार्थी केंद्रित बोल लीजिए, सारी चीज़ें क्या है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें क्या कहता है बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, तो ये आपका तो केवल पाठ्य पुस्तक निर्भर होगा नहीं, ठीक है। इसमें बच्चा एक्टिव होना चाहिए, तो ये आपका गलत। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है, जो कि यंत्रवत याद करना, तो यंत्रवत याद करना रोट मेमोराइजेशन आपका गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, तो देखिए सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, ये आपका कभी भी सही नहीं होता है, तो ये आपका गलत, ठीक है। 3 ऑप्शन तो आपके कट गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यहाँ पर क्या होगा बच्चा सेंटर में होगा, केंद्र में होगा, यानी बच्चा जो है एक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर दे रखा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी इमोशन और कॉग्निशन यानी संज्ञान की, ठीक है, तो जो हमारा संवेग और संज्ञान होता है यह एक दूसरे से क्या होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, तो यानी क्या है ये एक दूसरे से सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट देखिए एक व्यक्ति है जिजोंग, ठीक है, जिजोंग है, इनका तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। जिजोंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जिजोंग वो क्या कहते हैं कि जो आपके संवेग है और संज्ञान है ये एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है, बट जब तक आपको क्वेश्चन में जिजोंग का नाम नहीं दे, पूछ दे कि जिजोंग के अनुसार जो संवेग है और संज्ञान है वो क्या है,
तब आपका जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्वतंत्र है। बट अगर आपको जिजोंग का नाम ना दे, सिर्फ संज्ञान और संवेग, यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तब वहाँ पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे रखा है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम पूरा पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो देखिए, स्मरण करना, याद करना, ऐसा चीज़ आपकी गलत है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया नहीं, ये भी आपका गलत है। अभी मैंने आपको बताया अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। तो देखिए, कंडीशनिंग की बात नहीं करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात तो स्किनर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कट हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विजन के द्वारा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, जो कि क्या आपका सबसे बेस्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दे रखा है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो कि आपको राइट दे रखा है। जो उदाहरण होते हैं और जो गैर उदाहरण होते हैं वो क्या है, अवधारणात्मक, यानी बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नंबर आपका 23 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। तो देखिए, जो पुरस्कार और दंड है जब बच्चों को देते हैं, तो इससे तो बाहरी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन ये इससे तो आपको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, तो कम तो इससे नहीं होगी। तो ये आपका गलत है। आंतरिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो बढ़ती है, नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा इससे बच्चे की खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार किसके लिए काम करने लगेगा, फिर पुरस्कार के लिए, ठीक है, या फिर दंड आप उसको देंगे तो फिर पढ़ना ही छोड़ देगा। में दे रखा है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इससे क्या होगा, जो बच्चे की जिज्ञासा है वो कम होती चली जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार के लिए काम करेगा, ठीक है, या तो फिर दंड से बचने के लिए कार्य कर सकता है। तो अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा है वो कम होती है, जो कि क्या दे रखा है, आपका सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, हमें बच्चों को तो शारीरिक दंड देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका कट जाएगा। इसमें से बताना आपका कौन कौन सा सही है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया तो देखिए किसमें फर्स्ट दे रखा है वो आप पहले कट दे दिए। तो अब हमें बी और डी में से चेक करना है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, ये तो आपका सही दे रखा है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी हमें करना है, ठीक है। हमें बच्चे का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट दोनों ही करना है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो हमें तुलना नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आपका कट हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। तो फोर्थ तो आपका कट गया था और जिसमें फर्स्ट था वो आपका पहले ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर नहीं, व्याख्यान तो देना ही नहीं है, बच्चों को सेंटर में रखकर एजुकेशन देनी है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा नहीं, ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ये भी नहीं, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या होगा, ज़्यादा आपका एक्टिव होगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की उपलब्धता, यानी तुलना, प्रतियोगिता करना है, ये आपका कहीं भी सही नहीं है, तो आपका बी जो है कट है। हमें अन्वेषण, यानी जो प्याजे वो भी तो ये कहते हैं, जो बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, खोज करके सीखता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं, भौतिक पुरस्कार देना तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ पुरस्कार के लिए काम करेगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना,
परमत्व देकर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करते हो। तो दंड तो हमें बच्चों को देना ही नहीं है। तो ए बी सी तो आपका यहाँ पर कट गया। तो डी ही है जो कि आपका राइट आंसर है। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए यहाँ पर एक वर्ड को समझिएगा, यहाँ पर सहजानुभूति दिया है, सहानुभूति नहीं दिया है, सहजानुभूति दिया है। ठीक है, यानी बच्चा जैसा है, जैसा फील कर रहा है वैसा आप खुद फील कर सको। अब सहानुभूति का मतलब क्या होता है, अरे तुम तो चल नहीं पा रहे हो, ठीक है, मतलब अरे देखो बेचारा चल नहीं पा रहा है, ये आपका होता है सहानुभूति। ये आपको बच्चे के साथ में नहीं करनी है, हमें बच्चे को खुद की जगह पर रख करके फील करना है उस चीज़ को। ठीक है, अगर हम उस जगह पर होते हैं तो हमें कैसा फील होता है। ठीक है, ये होती है आपकी सहजानुभूति। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है कि इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जो है आपका घटित होता है। तो किसमें होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा कि जो शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तीव्र गति से जो है घटित होता है। ठीक है, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जो अर्ली चाइल्डहुड है, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होती है 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार जो आपके एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करके नहीं वाले वर्ड पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि नहीं बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, सॉरी, विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य है होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा था विकास का जो है कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो विकास आपका निरंतर चलता है, सतत चलता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। विकास परिवर्त्य ये भी आपका सही दे रखा है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए ये भी आपकी बात सही दे रखा है क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल है। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता है, जो कि क्या दे रखा है आपका गलत दे रखा है। बट यही वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि इसमें नहीं पूछ रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है विकास परिवृत्ति है, इसको समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा क्योंकि आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। तो देखिए जो हमारा विकास है वो ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल है। ठीक है, हम रिवर्स नहीं जा सकते, बट हमारा जो विकास है वो मॉडिफिएबल है। परिवर्तन का मतलब क्या है, मॉडिफिएबल है, हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब जैसे कि देखिए आप हो सकता है कि 2 साल पहले कुछ और रहे होंगे, बट जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए उसमें क्या किया आपने, अपने जो चीज़ें थी उसको मॉडिफाई किया, संशोधन कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम रिवर्स चले जाएँ। 2 साल पहले आप वापस नहीं जा सकते, बट 2 साल पहले जो आपसे गलतियाँ हुई थी, जो चीज़ें हुई थी उसको आप सुधार सकते हो, मॉडिफिएबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया था विकास परिवर्त्य है। ठीक है, यानी मॉडिफिएबल है, हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। उसके बाद में देखिए दे रखा है जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, जो कि क्या आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। क्योंकि जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है? कुछ चीज़ें तो हमें हमारे जीन्स के थ्रू यानी हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें क्या करते हैं हम अपने एनवायरनमेंट्स से अब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। हमारी हेरिडिटी का भी इसमें महत्व है और हमारे इन्वायरमेंट का भी इसमें महत्व है। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती है, यानी जो जीन्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स से, क्योंकि आप देखेंगे जो बच्चे की कभी कभी आइज़ होती है वो कभी उनके दादा पे, कभी नानी पे। ठीक है, तो इस तरीके की जो जीन्स है वो क्या मिलती है हमें,
जो हमारे पीढ़ियाँ होती हैं उनके द्वारा मिलती हैं, हेरिडिटी होती है उनके द्वारा मिलती है, और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के थ्रू ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है आपका, इसमें एक प्राथमिक कारक होता है, एक द्वितीयक कारक होता है। तो देखिए प्राथमिक कारक में हमेशा ही आपकी फैमिली आ जाएगी। एक ही बस बात है, आप ध्यान में रखिएगा कि जो समाजीकरण में जो आपका प्राथमिक कारक है इसमें आपकी हमेशा फैमिली आएगी, और जो द्वितीयक कारक है इसमें आपका हमेशा ही स्कूल आएगा, विद्यालय आएगा। बस 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि और चीज़ें आती है बट 2 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक कारक फैमिली, ठीक है, और उसके बाद में द्वितीयक कारक आपका स्कूल। तो आप देखिए इसमें पूछ रखा है द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण, तो परिवार तो आपका प्राथमिक है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय क्या आपका द्वितीय कारक है, मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोग जो है इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन को अगले सेशन में लेकर के उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो इसका PDF है, ठीक है, PDF के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और फ्री नोट्स भी मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, थोड़ा सा रफ वे में आपको मिलेंगे, बट नोट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उनको जो है बहुत ही शॉर्ट्स नोट है, आप उनको एक बार देखोगे आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जो थ्योरीज हैं, जीन प्याजे की होगी, वाइगोस्की की होगी, कोहलबर्ग की होगी, NEP हो गई, आपकी RTE होगी, मैंने सब वहाँ पर सेंड किया है। तो एक बार आप उनको जरूर अच्छी तरीके से रीड करिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।